बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर दो फ्लो चार्ट बनाएंगे। जो पहला फ्लो चार्ट होगा इसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और इनके कॉमन ट्रिवियल नेम्स क्या हैं, कौन से पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आगे के इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और इनकी बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती होती है उसको लिखेंगे। तो फिर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक टेबल जिसके 4 कॉलम है, 1 2 3 4। जिसका लेफ्ट वर्ड कॉलम होगा यहाँ पे हम लिखेंगे उस फैक्टर, मिसाल के तौर पर एक फैक्टर 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं फैक्टर की। इसके बाद उस फैक्टर का कॉमन या ट्रिवियल नेम, ये भी एमसीक्यूज में यहाँ पे वाइवा में पूछा जाता है, ट्रिवियल नेम या फिर नेम्स, क्योंकि कुछ के एक से ज़्यादा नेम हो गए कॉमन नेम। इसके बाद नेक्स्ट ये हो सकता है कि वो कौन से पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो पाथवे होता है जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, डिजीज या फिर डिस्ट्रॉइड वेस्कुलर वाल, यानी जब वेसल इंजर्ड होती है तो फिर जो फैक्टर इनिशिएट होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर टिश्यू फैक्टर पाथवे। जब कोई नेगेटिवली चार्ज कॉन्टैक्ट करता होता है वेसल्स के साथ या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, तब जो फैक्टर एक्टिवेट होता है या फिर पाथवे जो एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो 12th क्लॉटिंग फैक्टर से इनिशिएट करता होता है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो टिश्यू फैक्टर से, यानी फैक्टर नंबर थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर से इनिशिएट होता है, जब इसको हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी बोलते हैं। तो कौन से पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगा, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड। चौथे कॉलम में हम देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी जो एग्जाम में आती होती है या फिर वाइवा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फैक्टर, ट्रिवियल नेम, पाथवे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर लिखने वाले हैं उसका नाम है प्री कैलेक्रिन। प्री कैलेक्रिन जिसको हम पीके भी लिख सकते हैं, पीके या फिर प्री कैलेक्रिन, हम प्री कैलेक्रिन लिख लेते हैं, प्री कैलेक्रिन, या फिर इसका दूसरा नाम पीके होगा। और जो पीके है इसका जो कॉमन ट्रिवियल नेम है इसको हम फ्लेचर फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लेचर फैक्टर। फ्लेचर फैक्टर्स का कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम है। और ये कौन से पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिएगा लेफ्ट साइड पे इंट्रिंसिक पाथवे दिखाया हुआ है और राइट साइड पे एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे जब इनिशिएट होता है, जब नेगेटिवली चार्ज सरफेस कॉन्टैक्ट करती होती है ब्लड के साथ, ओके। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको 12th क्लॉटिंग फैक्टर, 12 क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन होती है, तो यहाँ पे लिखा होगा 12A। और जो उसकी एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं दो क्लॉटिंग फैक्टर, एक का नाम है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, या हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, दूसरा का प्री कैलेक्रिन। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए जो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर है। जो दूसरा होगा उसका नाम भी बिल्कुल यही है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, और ये दोनों मिलकर इंट्रिंसिक पाथवे को इनिशिएट करते होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HMWK, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर जब इनिशिएट होता है या फिर ये पाथवे जब एक्टिवेट होता है, जब कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होती है, तो इसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन फैक्टर भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन फैक्टर, या फिर को फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पर। अब तीसरा इसका नाम है बड़ा अजीब सा, उसका नाम है विलियम फिट्जगेराल्ड फ्लूजोवेक फैक्टर। बड़ा अजीब सा नाम है, इसको लिख देते हैं विलियम फिट्जगेराल्ड। थोड़ा जूम कर लो ताकि नजर आ जाए आपको, फिट्जगेराल्ड फ्लूजोवेक फैक्टर, इसका कॉम्प्लेक्स सा नाम हो गया कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन फैक्टर। ये ज़्यादा इजी नाम है, इसको आप याद रखिएगा। और ये कौन से पाथवे के अंदर
पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी प्री कैलेक्रिन की? इससे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता चुका हूँ कि हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन और फैक्टर 12 के साथ मिलकर काम करता होता है। तो ऊपर वाले की होगी फंक्शन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन एंड फैक्टर 12 इन इंट्रिंसिक पाथवे। जबकि इसकी इंपॉर्टेंस भी बिल्कुल ऐसी होगी क्योंकि ये को फैक्टर के तौर पे काम आता है। को फैक्टर किसके साथ मिलकर काम करेगा? कैलेक्रिन के साथ। और कैलेक्रिन प्री कैलेक्रिन की एक्टिव फॉर्म होती है। कैलेक्रिन और फैक्टर 12 की एक्टिवेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता होता है। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो आगे फैक्टर 12 होता है उसने फैक्टर 12 ने फैक्टर 11 की एक्टिवेशन करानी होती है, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। तो दूसरा इसका फंक्शन होगा को फैक्टर इन 12A एक्टिवेशन ऑफ तो इसका पहला फंक्शन हो गया। उसका दूसरा फंक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि यहाँ पर इसके साथ साथ ये ब्रैडिकाइनिन का प्रीकर्सर भी होता है। तो इसका मतलब इसकी अगर प्रोटीलिटी क्लीवेज होगी तो फिर ब्रैडिकाइनिन प्रोड्यूस होगा। ब्रैडिकाइनिन एक वेज़ोडाइलेटर के तौर पे काम आता है। ब्रैडिकाइनिन प्रीकर्सर भी है। तो इसकी तीन इंपॉर्टेंस होगी हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर 1। तो इसको हम पिंक से लिख लेते हैं फैक्टर नंबर 1। जो फैक्टर नंबर 1 है इसका दूसरा नाम होगा फिब्रिनोजन, जिसको हम सिंपल फिब्रिनोजन बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं पेन से फिब्रिनोजन। और जो फिब्रिनोजन होगा ये इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करता होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी फिब्रिनोजन की वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर 2। जो फैक्टर 2 है इसका दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन है ये भी दोनों पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ 7वां 9वां 10वां यानी 2 के साथ 9 10 ये वो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसमें गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेसिड्यू लगा होगा। और गैमा कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए ग्लूटामेट की करवाने के लिए हमें विटामिन के को फैक्टर के तौर पर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो कि ग्लूटामेट होगा, इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन हुई होगी। तो यहाँ पे एक अनयूजुअल अमाइनो एसिड क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म GLAA होती है। यहाँ पे लिखेंगे GLA एन टर्मिनल पे होगा। और ये 2 के साथ 9 10 वाले क्लॉटिंग फैक्टर के साथ होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर थर्ड जिसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था ये एक्सट्रिंसिक पाथवे की इनिशिएशन करा रहा था, तो इसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। और ये जो फैक्टर होता है ये बेसिकली तीसरा फैक्टर होता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे और इसकी ज़्यादा आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 4। जो फैक्टर नंबर 4 है इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम। और जो कैल्शियम होता है तकरीबन तमाम स्टेजेस में रिक्वायर होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे की। यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बहुत एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 5। जो फैक्टर 5 होता है इसको हम प्रो एक्सेलरिन भी बोलते हैं। प्रो एक्सेलरिन या फिर हम इसको लेबाइल फैक्टर भी बोल सकते हैं। लेबाइल फैक्टर या फिर इसका और ट्रिवियल नेम ये है कि इसको हम एक्सेलरेटर या एसी ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एसी ग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे। जो फैक्टर 5 है ये भी दोनों में इन्वॉल्व होगा और इसकी भी कोई ज़्यादा हमें अहमियत मिलती नहीं है, बस ये कहते हैं कि ये प्रोटीन को फैक्टर है, को फैक्टर के तौर पे काम आता है। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 6।
फैक्टर 6 असल में वही है जो फैक्टर 5 की एक्टिवेटेड फॉर्म, तो हम फैक्टर 6 को फैक्टर 5a भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी है जैसे एक्टिवेटेड फैक्टर 5 की। तो इसको बोलेंगे एक्सेलेरिन, उसको बोलते थे प्रो एक्सेलेरिन, प्रो का मतलब इनएक्टिव और एक्सेलेरिन ये एक्टिव फॉर्म हो गई एक्सेलेरिन। और चूंकि ये भी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा था तो ये भी दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करेगा बहुत। और इसको हम बेसिकली ये फैक्टर 5 की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है फैक्टर 6। अब है नेक्स्ट है फैक्टर 7। जो फैक्टर 7 है 2 के साथ 9 10 वाला पहाड़ा इस पर भी लगेगा। इसको प्रो कन्वर्टिन भी बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन। प्रो का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म है, या फिर इसको हम सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर भी बोलते हैं, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर। नाम से लग रहा है कि इसने सीरम प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन करानी है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराना होगा। ओके, या फिर इसका तीसरा नाम है कोथ्रोम्बोप्लास्टिन, कोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये वाला जो फैक्टर है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और चूंकि मैंने बताया था कि 2 के साथ 9 10 वाले में एक स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड लगा होगा, उसको बोलते हैं गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। तो यहाँ पे एन टर्मिनल के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा। ये तो हो गया। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 8। जो फैक्टर 8 होगा, फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी बोलते हैं, क्योंकि हीमोफिलिया ए में एब्सेंट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर ए। या फिर इसको हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, क्योंकि ग्लोबुलिन की फॉर्म में होता है, तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी लिख सकते हैं। गलत हो गया स्पेलिंग, हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, स्पेलिंग को इग्नोर मारे। और ये इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि कौन सा पाथवे या कौन सा फैक्टर किस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो 8th वाला, और ये भी प्रोटीन को फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 9। ये हीमोफिलिक बी होगा, एंटी हीमोफिलिक बी, या फिर इसको क्रिस्मस फैक्टर भी बोलते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम क्रिसमस फैक्टर, या फिर इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। फैक्टर बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये था ये वाला को थ्रोम्बोप्लास्टिन 7th वाला, और ये होगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये भी इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगा। और 2 के साथ 9 10 वाला मैंने पहाड़ा बताया था, तो उसमें भी ये वाला अमाइनो एसिड होगा एन टर्मिनल के ऊपर। नेक्स्ट इज फैक्टर नंबर 10। तो इसको देख लेते हैं फैक्टर नंबर 10 को। तो फैक्टर नंबर 10, इसको हम स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी बोलते हैं, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये दोनों पाथवे में इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। और 2 के साथ 9 10 वाला पहाड़ा, तो इसके साथ जी एल एन टर्मिनल। इसके बाद है 11th। मेरे पास जगह खत्म हो रही है तो फिर मुझे कंजूसी दिखानी पड़ेगी। जो 11th है इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। इसका कॉमन ट्रिवियल नेम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये इंट्रिंसिक पाथवे में है, पार्टिसिपेट करता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम के तौर पर भी काम करता है, उसको बोलते हैं एंडोपेप्टिडेज। जो लास्ट के 5 है ना, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम हो गए, उनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, उसको बोला गया एंडोपेप्टिडेज। एंडो का मतलब अंदर से, पेप्टिडेज का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला। अब है फैक्टर नंबर 12। फैक्टर नंबर 12 को हम हैगमैन फैक्टर भी बोलते हैं। ये भी इंट्रिंसिक पाथवे में शुरू वाले स्टेप में फैक्टर 12 था। इसे की एक्टिवेशन कराने के लिए प्रोकैलेक्टिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन की जरूरत पड़ती थी, और ये स्पेशलाइज्ड एंजाइम होगा। लास्ट है प्रो ट्रांसग्लूटामिनेस
प्रो ट्रांसग्लूटामिनेस। वंस अगेन प्रो का मतलब इनएक्टिव फॉर्म, ग्लूटामिनेस एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी होगी जब भी, जिसको हम एंडोपेप्टिडेज बोलेंगे। इसके बाद हम इसको बोल सकते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि ये फिब्रिन की स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको बोलेंगे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या फिर इसको बोलेंगे फिब्रिनोलाइगेज, यानी ये जो फिब्रिन क्लॉट ऑर्गन को आपस में जोड़ेगा, तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं या फिर इसको फिब्रिनोलाइगेज भी बोलते हैं। ये कौन से फैक्टर की बात कर रहे थे हम? 13 वाला दोनों पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते तो 12वां, यहाँ पे 13वां। ओके, चलिए अब सारे क्लोटिंग फैक्टर को यहाँ से रिवाइज करते हैं डायग्राम से। तो इस डायग्राम में आपको दो पाथवे नजर आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर इंट्रिंसिक पाथवे होगा, लेफ्ट साइड पर आपको नजर होगा इंट्रिंसिक पाथवे, और राइट साइड पे होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। जो इंट्रिंसिक पाथवे होगा ये जब एक्टिवेट होता है जब कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होती है, यानी कि कॉन्टैक्ट मेड होता है ब्लड के दरमियान और नेगेटिवली चार्ज जो सरफेस होती है एंडोथेलियम की उसके दरमियान में जब कॉन्टैक्ट होता है ना, तब ये फैक्टर एक्टिवेट होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर जब एक्टिवेट होता है जब वेसल्स की इंजरी होती है और जो टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन और प्री कैलेक्रिन ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। तो आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले स्टेप में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपको दिखाया था कि जो 12वां फैक्टर है वो भी इसी पहले वाले में होता है। फिर जो 12वां वाला जब एक्टिवेट होता है तो 12वां वाला 11वें की एक्टिवेशन कराता है, यानी ये उल्टा हिसाब चल रहा है, 12वें से 11वां, 11वें से 10वां। तो जो 12वें ने 11वें की एक्टिवेशन कराई, और 11वें की एक्टिवेशन कराने के लिए इसी को हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन की जरूरत पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन दो कामों में पार्टिसिपेट करेगा। पहला 12 की एक्टिवेशन, दूसरा 12 ने 11वें की एक्टिवेशन करानी है तब भी इसको हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 11वें ने 9वें को किया, 9वें ने आगे 10वें को किया। जब 10वें की एक्टिवेशन होती है तो यहीं पे दो पाथवे कन्वर्ज हो रही है, यानी एक्सट्रिंसिक वाले में भी फाइनली हमने 10वें की एक्टिवेशन करानी है और इंट्रिंसिक वाले में भी 10वें की एक्टिवेशन करानी है। बस फर्क ये होगा कि जो इंट्रिंसिक वाले पाथवे में एक्टिवेशन कराने के लिए पहले 12वां, फिर 11वां, फिर 9वां, फिर 10वें की बारी आएगी, यानी 9वां पहले आ गया फिर 10वां आया। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर था, टिश्यू फैक्टर ने 7वें के साथ मिलकर 10वें को एक्टिवेट कराया। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एक्सट्रिंसिक वाले में और इंट्रिंसिक पाथवे में। बाकी इसके बाद देखिएगा कुछ फैक्टर्स कॉमन जाएंगे, दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो कौन कौन से कॉमन वाले हैं? फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा पहला वाला जिसको फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन तो आपको ये नजर आ रहा है सबसे आखिर में, तो फिब्रिनोजन दोनों के अंदर है। इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन ये भी दोनों के अंदर है। जो फैक्टर इस एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर, यानी जो 10वें की एक्टिवेशन के बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे कॉमन में आएंगे, और जो कॉमन में नहीं आएंगे वो 10वें से पहले पहले। फॉर एग्जांपल 12वां ये कॉमन नहीं होता, 11वां नहीं होता, और इसके साथ साथ हमें 9वां वाला, जबकि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक्सक्लूसिव होते हैं वो 7वां होता है। ओके, और टिश्यू फैक्टर यानी फैक्टर नंबर 3rd होता है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में। बाकी हमने इसको डिटेल से फिजियोलॉजी के अंदर कवर करना है, तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो उसको देखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।